हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी सीटेड दिसंबर 2024 की तैयारी बिल्कुल जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम लोग फिर से PYQs की अगली क्लास करने वाले हैं जो बाल विकास सीरीज की है। और यूं ही मैंने नहीं लिखा यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, सारे लेक्चर्स को प्रॉपर आप देखेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे, तो ये मैं 100% श्योर हूँ, आपको भी श्योर कर रहा हूँ कि आपका स्कोर जरूर 30 में से 30 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसका रीज़न भी जानते हो क्या है? PYQs को हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन से नेक्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन बनता है। अब जिन विद्यार्थियों ने डिस्कशन को ठीक से सुना, समझा, वहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो उन्हें आसानी से समझ में आएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा मेरा एक काम होता है भैया, वो ये है कि आप मेरे सेशन को, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाता है और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि अगली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, आइए जानते हैं CDP पेड नोट्स के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बेटा नोट्स हमारे द्वारा लिखा गया है। जिन भी विद्यार्थियों को इसकी ज़रूरत है, ये बिल्कुल क्लास नोट्स है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जाकर के अपने लिए नोट्स बनाते हो, बिल्कुल वैसा ही है ना। और आप मुझे व्हाट्सएप पे आके कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग अगले पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे बाल विकास सीरीज़ को। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप तक ये आसानी से पहुँचे, मतलब अच्छे से दिखाई दे। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जब आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेने के बाद जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले हम एलिमिनेशन पार्ट पर काम करेंगे कि जो ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए उत्तर नहीं बनाएगा उसको हटाएंगे। इसी टेक्निक के ऊपर हम लोग काम करेंगे। निर्देश में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 1 से 30 के सभी उत्तर आपको देने हैं। साथ में उन्होंने देखिए लिख रखा है कि आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। मतलब सेंटेंस उनका जो है वो ये बताना चाहता है कि रोने का जन्मसिद्ध अधिकार जो है सिर्फ लड़कियों का है। लड़के रोते नहीं हैं, वो इमोशनली वीक नहीं होते, है ना। तो ये जो रोने का बिहेवियर है तो क्या सिर्फ लड़कियों के लिए बना है? नेचुरली ऐसा तो नहीं है ना। आप सोशल एस्पेक्ट के थ्रू ये बात कह रहे हो क्योंकि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, उन्हें अबला कहा गया है, समझ रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ना लड़का और लड़के के मध्य विभेद करते हैं। ठीक है, विभेद को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विभेद को कहा जाता है जेंडर बायस, ओके, या फिर स्टीरियोटाइप कहते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। हाँ जी बिल्कुल, इनका जो स्टेटमेंट है वो जेंडर बायस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है कि जो पिता है ना वो लड़का और लड़की के बीच विभेद करते हैं। बात कर लेते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन उत्तर क्यों नहीं बनेगा। सेकंड देखिएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। अक्सर विद्यार्थी जब ये याद करने की कोशिश करते हैं ना, रटने वाली बात है ना, तो उनका उत्तर अक्सर गलत हो जाता है कि जहाँ भेदभाव लिखा मिल जाए, रूढ़िवादिता लिखा मिल जाए, वही उत्तर बन जाएगा ऐसे प्रश्नों का। देखिएगा ना, 3 ऑप्शन आपके पास ऐसे बैठे हैं जिनमें आपके लिए रूढ़िवादिता वर्ड यूज़ किया गया है और भेदभाव भी लिखा गया है। सेंटेंस को समझना जरूरी है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, चुनौती देने के यहाँ पे कोई काम नहीं है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कहाँ कम कर रहा है, उल्टा बढ़ावा दे रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी समानता की कोई तो बात ही नहीं करेगी। सो
फर्स्ट ऑप्शन के लिए जो आंसर बनता है वो बनेगा फर्स्ट। क्लियर। सेकंड नंबर देखेंगे बच्चा, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम लोग अभी, और वक्त थोड़ा लगेगा, 20 से 25 मिनट आपको मेरे साथ रुकना होगा, और आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, एक्चुअली जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही होगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है वो बेस्ड होती है, कह सकते हो कि जो संरचनात्मक या रचनात्मक करिकुलम पर आधारित होती है। मतलब जहाँ पर बच्चों को रोट लर्निंग के बजाय कॉन्सेप्चुअल या कंस्ट्रक्टिव मेथड से पढ़ाने का काम किया जाता है, और उसमें जो स्टूडेंट होगा, लर्नर होगा, वो बिल्कुल एज अ एक्टिव पार्ट होगा, नॉट पैसिव। ठीक है, समझते हैं कौन सा ऑप्शन बन सकता है। एक अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये तो भाई देखो गलत है, ये तो आपका उत्तर बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको वो भी चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ से वो उत्तर नहीं बनेगा। ठीक। दूसरा देखिएगा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देने वाली कक्षा नहीं होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव क्लासरूम। सेकंड देखिएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कम से कम ठीक ठाक मौके तो प्रोवाइड करेंगे बच्चों को ना, है ना। मतलब एक कह सकते हो कि जितने सर्वाधिक अवसर उन्हें दिए जा सके वो उसके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए भैया, आशा है कि आपको थर्ड ऑप्शन उत्तर क्यों बनेगा ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, मतलब बच्चों को असिस्ट करती है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बहुत सिंपल है, जहां पर स्कैफोल्डिंग लिखा हो वो आंसर बनेगा। ठीक है, आप सेकंड नंबर देखिएगा ऑप्शन, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी कौन, अध्यापिका। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। देखिए जो टीचर होता है ना वो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल स्कैफोल्डिंग का ही तो काम करता है। ठीक, और स्कैफोल्डिंग जस्ट असिस्टेंस है, और ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें अध्यापिका बच्चों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करती है। क्लियर। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पढ़ने होंगे, पता लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन मुझे दिख चुका है और मैं आपको बताता हूं क्यों। कह रहे हैं कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, बिल्कुल सही बात है। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये भी बात सही है। बस दो बातों को ध्यान रखो कि बच्चों के सामाजिकरण में 2 फैक्टर मेन हैं, और जिसमें से प्राइमरी होता है आपका फैमिली और सेकेंडरी होता है आपका विद्यालय। ठीक है, अब पहले वाले ऑप्शन में उन्होंने सीक्वेंसली बिल्कुल करेक्ट फैक्ट लिखा है, इसलिए ऑप्शन बन जाता है, बाकी कोनो ज़रूरत नहीं। अब जैसे सेकंड बता रहे हैं कि विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, जी प्राथमिक कारक नहीं है। प्राथमिक कारक आपका फैमिली होता है। उसका कारण ये होता है कि जन्म के बाद बच्चा स्कूल जाता है कि घर जाता है, आप ही बता दो। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कहाँ जाता है, अपने घर जाएगा, और अपने घर में वो थोड़े बहुत दिन नहीं, लगभग 2.5 से 3 साल अपने घर में रहेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा। तो उन 2.5 से 3 सालों में जो सोशली या कल्चरल
तरीके से इंटरेक्ट हुआ वो तो अपने परिवार के सदस्यों के मध्य ही तो हुआ, ठीक है। इसलिए जैसा कुछ भी उसके परिवार में सिद्धांत होंगे, व्यवहार करने का तरीका होगा, काम करने के प्रोसेस होंगे, बच्चा वही चीज़ें सीख लेगा, वहाँ से उसका सामाजिकरण स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। अब वो इसके बाद वो स्कूल जाएगा, स्कूल में जो कुछ भी वो सीखेगा, सामाजिक नियमों को जानेगा, वो उसका द्वितीय कारक हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलिए अभी अब 5 नंबर देखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है भैया हो एक काम कर लो, बुद्धि वाला चैप्टर अभी हमने जल्दी में डिस्कस किया है, थोड़ा सा समय दे तो पढ़ लो यार, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत था। उनका मानना था कि बुद्धि जो है एक आधे नहीं कई सारे तत्वों का समूह है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, एक्चुअली बहुआयामी होती है बुद्धि, ऐसा गार्डनर साहब का मानना था, ठीक है। और बहुबुद्धि सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर देख लो। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे मानते हैं या स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण में आएगा? तो कन्वेंशनल स्टेज होती है बच्चा, ये याद करना। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कोहलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसको आप ये सीक्वेंसली लिखा भी है। प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, कन्वेंशनल होती है, पोस्ट कन्वेंशनल होती है। ये इंग्लिश वर्जन में आप याद कर लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा इस पर मत जाइएगा, क्योंकि हिंदी में कई और तरीके के नाम लिखे जाते हैं, इंग्लिश में सिर्फ यही नाम लिखे जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोहलबर्ग वाला और इंटेलिजेंस का, जीन पियाजे का लिंक शेयर कर दूंगा। जिस भी विद्यार्थी को कोहलबर्ग को कम्प्लीटली जानना है तो वहाँ जाके देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये ना आता हूँ, ठीक है। अब देखिए वाइगोस्की बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो जीन पियाजे, ब्रूनर, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको सिर्फ सीडीपी में दिख जाएंगे इनके टच वाले, ठीक है। 50% पेपर कवर करते हैं ये, तो ये ज़रूरी है। और इनके कंटेंट को अगर पढ़ लोगे ना तो हर तरीके से क्वेश्चन पढ़ने वाला आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखो इन्होंने एक चीज़ और बता दी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। बड़ा सिंपल यार, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देंगे वो, कल्चरल टूल्स की बात करेंगे वो, क्योंकि वो मानते थे कि बच्चों में जो लर्निंग है या जो उनका कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है उसमें कल्चरल टूल्स की एक केंद्रीय भूमिका है, आप कह सकते हो, मुख्य है वो, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड है, इस वजह से कई बार डिस्टर्ब कर रहे हैं हम आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित किया है। तो स्कीमा, ठीक है, अगर आप स्कीमा को देखेंगे तो वहां पर आपको चीजें पता चलेंगी कि एक्चुअली स्कीमा क्या है। तो जो संज्ञानात्मक संरचनाएं बनती हैं मस्तिष्क में, उनको स्कीमा या मनोबंध कह करके पियाजे ने समझाया था, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा। जीन पियाजे को आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता ना। ये देखिएगा ना, मेरा लेक्चर है, आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए स्कीमा क्या होता है, देखिए की कॉन्सेप्ट में से आता है स्कीमा आपका। यह एक प्रकार की मानसिक संरचना है जिसका उपयोग बालक अपने वातावरण से अनुकूलित होने में करता है ना। तो कैसी संरचना है? मानसिक संरचना। आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना इन द सेंस मानसिक संरचना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो होता है वही तो आपका मेंटल स्ट्रक्चर है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए उत्तर क्या बन जाता है? चौथा।
बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये सत्य है कि अगर आप जीन पियाजे को ठीक से जानते नहीं हो तब तो मुश्किल होगी। अब देख लो ना, जीन पियाजे से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपको 8 नंबर 9 नंबर दोनों ही आपको मिले। समझिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में किसका विकास होता है, मतलब किस गुण का विकास होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो जो थी वो उनकी सेकंड स्टेज थी। बच्चा कई बार सिर्फ इतनी बात पूछ ली है कि कितनी स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू पियाजे, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है ना। और कई बार एज ग्रुप भी पूछा हुआ है। चलिए, अमूर्त सोच का विकास इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट स्टेज में आता है, जिसको कहते हैं क्या नाम है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहा जाता है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच ये भी नहीं आएगा उसमें। अब आपके सेकंड एंड फोर्थ में से कोई एक चीज आ सकती है, सोच में केंद्रीकरण या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की। ठीक, अब दो में से एक किसी एक का चुनाव तुमको करना पड़ेगा। अब यार अगर आपको पता नहीं है उनकी सारी स्टेजेस तो क्वेश्चन तो गया, समझ लो, क्वेश्चन चला गया आपका। चलिए देख लेते, मैं आपको थोड़ा सा दर्शन भी करा दूं। ये तो खैर है, बहुत प्यारा लेक्चर है आपका जीन पियाजे का, बहुत ठीक से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पिक्चराइज किया है। जरूर पढ़ लीजिएगा भैया, आपका नंबर बच जाएगा। आप देख रहे हो ना, संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं थी। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 ईयर। मैं बात कर रहा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सिंबॉलिक एंड कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इसमें आ जाती है, चिंतन में यथार्थता हो जाती है, अपलटावी गुण मतलब इरिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, और इसमें जीववाद मतलब एनिमिज्म के प्रति कॉन्सेप्ट बनना होता है। अहम केंद्रिता, समझ लो, अहम केंद्रिता को इगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये देखिएगा ऑप्शन क्या बना रहा है, सेंट्रेशन इन थॉट, विचारों में केंद्रीकरण का होना। ठीक है, यही आपका ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जाना जाता है। किस स्टेज में देखने को मिला है, किस स्टेज में मिला है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में मिला है। इसलिए उत्तर आपका क्या सही बन जाएगा, सेकंड। ये जो चौथे ऑप्शन का विकल्प लिखा हुआ है ये आपके थर्ड स्टेज में जाएगा, समझ रहे हैं। चलो भैया आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, तो अगर आपने पहला या दूसरा लेक्चर हमारा देखा होगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। विकास जो होता है ना वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल है ये, समझे। विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ये मतलब सीधा सीधा स्टेटमेंट होता है, इसमें कुछ सोचने की कोई बात ही नहीं। अब हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या समझा दें बताओ। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। विकास की दर तो भैया बदलती रहती है ना, स्थिर कहाँ होगी। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता। लो अब स्कूल जाएंगे तो हमारा विकास होगा। हाँ, अलग बात है कि स्कूल हमारे विकास में सहायक जरूर होता है, लेकिन स्कूल जो लोग नहीं जाएंगे तो क्या उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। अच्छा, तो किशोरावस्था में मना कर देगा कि नहीं हम डेवलप नहीं होंगे, ये तो यार गलत बात है। अगर आपने विकास या पेडागोजी या कह सकते हो कि सीडीपी के कंटेंट को ठीक से पढ़ा है किसी से भी, ठीक है, तो आपको एक भी क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। 11 नंबर आना, बहुत प्यारा सा लिखा कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होगा। अब देखो, जन्म से किशोरावस्था पहली बार लिख दी, और दूसरी बात यह है कि जो विकास की घटनाएं होती हैं वो जीवन पर्यंत होती हैं। अब जन्म से किशोरावस्था की बात लिख दी है तो उस विकास के संबंध में सिर्फ जीन पियाजे ही थे जिन्होंने अपनी आखिरी स्टेज में 11 से 15 साल लिखा था। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो कुछ भी हमको समझाना है बताना है वो अकॉर्डिंग टू पियाजे बताना है। दूसरी बात है कि जितने भी ये ऑप्शंस लिखे हैं वो सब पियाजे के अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो हम बाहर की सोच ही नहीं सकते।
ठीक। तीसरी बात है उत्तर सही कौन सा बनेगा, आप उनके सीक्वेंस को याद कर लो। ये देखो कहाँ चलेगा भाई, ये सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, कंक्रीट मूर्त कहेंगे, और उसके बाद अमूर्त आ जाता है ये फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब आप यहाँ हो, सांवेदिक कौन हुआ, सेंसरी मोटर, मूर्त कौन हुआ, कंक्रीट स्टेज, अमूर्त कौन हुआ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। समझ गए। तो जिनको जिन पियाजे की चारों स्टेजेस के बारे में पता है उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे भैया, 30 में से 30 मेरा वादा है आपसे, मैं दिला दूं, कुछ नहीं करना है। हाँ लेकिन एक काम तो करना ही पड़ेगा ना कि मुझे बच्चा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, हम अदृश्य होकर के आपको मानसिक यात्रा करा रहे हैं, महसूस कीजिएगा हमें, बस सब ठीक रहेगा, है ना। बॉलीवुड के गाने तो महसूस करके ही आनंद ले लेते हो ना, तो ये तो पढ़ाई है, इससे नंबर आ जाने, इसको तो करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। भैया उनको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आप बाधा और असफलता से क्यों जोड़ रहे हो, समझ रहे हैं। और योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड मतलब क्लास में आप डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो, विभेद फैलाना चाहते हो, तो ये वाले तीनों तो हो गए गलत। ठीक, उत्तर कौन सा सही, चौथा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आप कोई परियोजना बनाएंगे, किसी प्रोसेस में लेके आएंगे, आप असाइनमेंट रेडी करते हो, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी पार्ट हो जाता है। दूसरी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप एलिमिनेशन वाले सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा, मैं बहुत आराम से चलूँगा, जिनको जल्दी हो मत देखो, है ना, और नंबर चाहिए हो तो पूरा देखो। ठीक है, नहीं तो परीक्षा के टाइम जरूर पछताओगे कि अगर हमने देख लिया होता उमेश सर का लेक्चर तो मतलब बात ही अलग थी, सब कुछ मिल जाता। और मैं सीडीपी का कंटेंट भी तो दे रहा हूँ, आप जाके लेक्चर देखिए तो सही। चलिए भैया, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाना चाहिए। कक्षा कैसी है, समावेशी। समावेशी का मतलब क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे समर्थ और असमर्थ, सबको एक ही छत के नीचे शामिल करके पढ़ाया जाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये देखो लिखा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए क्या करेंगे, आप अवसर देंगे। अगर किसी बच्चे में जन्म से सामर्थ्य की कमी है तो क्या आप उसे समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ना चाहोगे। क्या आपका ये नैतिक धर्म नहीं बनता अध्यापक होने के नाते कि उसके अंदर जो स्किल है, उसके पोटेंशियल को हम और ज़्यादा डेवलप कर दें और उसके पोटेंशियल को हम नर्चर कर दें, बनता है ना ये। तो यार ये समावेशी कक्षा का तो उद्देश्य ही था। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। 40 नंबर आएंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इनमें से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। अच्छा, किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, तो मंदित, दिव्यांगता नहीं, विकलांग छात्र, इसके लिए सॉरी गलत हो गया ये विकलांग तो हमें कहना ही नहीं ना, मैंने इसको गलत कर दिया, 1 मिनट। ये थर्ड ऑप्शन बनेगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है ना। अब हम किसी को विकलांग कह के नहीं बुलाएंगे ना, अब तो हम उसको दिव्यांग बोलते हैं। तो 40 नंबर का आंसर बन गया थर्ड। 15 में आइएगा, कह रहे हैं कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अंडरलाइन कर रखा है, अगर कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करने की उसे भी स्वतंत्रता देंगे और जरूरत पड़ेगी तो आप खुद मुहैया कराएंगे, तो फर्स्ट तो करना है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम समझ लो, जो मेथड को क्रिएटिव बना दें। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना मतलब इंडिविजुअल तरीके से, भाई जैसा जिसमें पोटेंशियल होगा। अच्छा, ये इंडिविजुअल शैक्षिक योजना बनाने से फायदे क्या होंगे। भाई देखो, हर किसी में 10 किलो बोझा ले जाने की क्षमता थोड़ी होगी, है ना,
और यहीं से तो हमारे में विभिन्नता आ जाती है। तो जिसकी जो औकात होगी, जिसके अंदर जैसा पोटेंशियल होगा, उसी हिसाब से उसको हम इंडिविजुअली नर्चर करने का काम करेंगे। ठीक है, ये तो करना है हमको। क्या नहीं करना है? चौथा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है भाई, आकलन की जटिल संरचनाओं का अगर आप प्रयोग कर देंगे तो वो तो लर्निंग डिसेबिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो बेचारे अभी सीखना चाहते हैं। आप उनका असेसमेंट इस तरीके से करना चाहते हो, मतलब असेसमेंट के लेवल को टफ करना चाहते हो, असेसमेंट ए ग्रेड में ले जाना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखेंगे, बहुत प्यारा है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? मतलब अगर कोई बच्चा सृजनशील है तो उसकी सबसे बेहतरीन पहचान क्या होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके अंदर ऑब्स्ट्रैक्ट या डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसके अंदर। ठीक है, उसके जो विचार होंगे वो लीक से हटके होंगे, पारंपरिक नहीं होंगे, और बहुत क्रिएटिव थॉट्स उसके अंदर होंगे। तो ये मुख्य पहचान है। सो यहाँ के लिए ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब सारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। अगर किसी को डाउट लग रहा हो कि यार ये डाइवर्जन क्या होता है, मैं ऐसे कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब हो गया वो ना सोचना जो बाकी सब सोचते हैं। ठीक, 17 नंबर में आएंगे, कह रहे हैं कि विविध भूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हैं तो एक अध्यापक को विविध पृष्ठभूमि, अलग अलग तरीके के बच्चे आएंगे, अलग अलग डाइवर्सिटी पोटेंशियल होगा सब में, है ना, अलग अलग कल्चर और सोसाइटी से बच्चे आएंगे। तो उनको अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविध विन्यासों का मतलब ये होगा कि आपको कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी उठाने पड़ेंगे जो उनके मध्य हों या उनके बीच के हों, या डाइवर्सिटी का आप रिलीजन या कास्ट के थ्रू भी चीज़ों को आपको देखना पड़ सकता है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो सामूहिक रूप से सबके लिए बेहतरीन होंगे, ठीक होंगे और उनके पोटेंशियल को डेवलप करने में मदद कर सकें। 18 नंबर आएंगे, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज अगर हमारे बच्चों में समस्या है और हम में समस्या है तो इसी चीज़ की है। क्या है ना कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर कभी बना ही नहीं गए। आज हम अपने करियर में बेहतर सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की है, और आज फिर भी हम अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाना चाहते हैं। जब भी उनके जीवन में कोई समस्या होती है तो फिर वो उसके लिए वो सॉल्वर अरेंज कर रहा होता है, अपने मित्र से, मित्र के बड़े भाई से, पिताजी से या किसी और से उन चीज़ों को डिस्कस करके उनके डिसीजन पर काम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वहीं से असफलता सुनिश्चित हो जाती। चलिए भैया देख लेते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो समस्या समाधान क्षमताओं को अगर सुसाध्य बनाना है, बेहतर बनाना है, तो समस्याओं एक मिनट लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। ये तो यार वो हो गया ना, मतलब रटने वाली बात। समस्याओं के हल है तो अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। तो अगर आप अटल मतलब समझ लो ना कि यही उसका एक फिक्स तरीका है, मतलब कहीं जाने का मात्र एक रास्ता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे हो पाएगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मतलब समझ लो कि जैसे बच्चे को मैथ्स में कोई एक प्रॉब्लम आपने उसके साथ डिस्कस करी और आप चाहते हो कि बच्चा वैसी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन अब वो खुद दे। इसके लिए आप उसी सेम पैटर्न के एक आधे या 2-4 क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हो, तो विदाउट पैटर्न को चेंज किया आप उस पर कुछ उससे क्वेश्चन कीजिए। फिर वो जब बताने में सक्षम हो जाए तब आप वहाँ से स्विच कीजिए अगले पैटर्न की तरफ। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी कि वो नई नई समस्याओं का समाधान खुद से निकाल पाएगा। ठीक है, 19 नंबर में आते हैं कि अधिगम के प्रक्रिया को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। सीखने की जो मोटिवेशन है वो किस तरह से मौजूद रखी जा सकती है, तो उसका तरीका ये है कि प्रवृत्ता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। देखिए, बच्चों को दंड देना नहीं है, ये होगा नहीं उत्तर। बच्चों को आसान क्रियाकलाप आपको कराने से क्या है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
यंत्रवत याद करने का मतलब ये हो गया कि फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, मतलब समझ लो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग की तरफ अप्रोच करके, तो हमें रोट लर्निंग को बढ़ावा तो देना ही नहीं है ना। सो इस तरह से फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, सही क्या हुआ, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, कि मतलब बच्चा अगर आप इसे बार बार करते हो, इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को बार बार ढूंढते हो, तो आप मास्टर हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे पर्टिकुलर टास्क में आप, है ना। और जब वो चीज़ें करने में सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगा, तो फिर उसे भी लगेगा कि नहीं, हाँ मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज़ को लेके, मैं स्किल्ड हूँ, मेरा पोटेंशियल उस सब्जेक्ट के उस लेवल तक है, मैं उस लेवल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर एक मोटिवेशन बनी रहेगी लगातार लर्निंग की। ठीक है, नंबर 20 को आते हैं, देखते हैं कि शर्मिंदगी, जो यार शर्माना ना बड़ा खतरनाक चीज़ हो गया है। अब आप समझ लो ना कि ग्रामीण अंचलों या फिर पिछड़े वर्ग या फिर समाज या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे, या फिर कह सकते हो कि जो कह सकते हो कि ना कि जो बहुत समाज के मध्य बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रहे हैं, उनके अंदर ये शर्मिंदगी वाला पहलू जरूर देखने को मिलता है। अब शर्मिंदगी क्या करेगी जानते हो? शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप शर्माते हो तो सिंपल है कि आप अपने पेरेंट्स, MKO, टीचर्स, इनसे आप आने वाले क्वेश्चंस, मतलब आपके ब्रेन में जो क्वेश्चन उठ रहा है जिसको आप जानना चाहते हो, वो क्वेश्चन आप सही तरीके से उनसे पूछ ही नहीं पा रहे हो। और जब तक वो क्वेश्चन आप पूछ नहीं लोगे तो आपको ज्ञान होगा कहाँ से? ठीक है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो शर्माना नहीं है क्वेश्चन को लेके। ठीक है, नंबर 21 आएंगे, निम्न में से अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है, मतलब किस तरह से लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को आप इफेक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, मतलब जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं बनाओगे और एक दूसरे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक दोनों चीजें इफेक्टिव नहीं हो पाती। 22 नंबर में आएंगे, कह रहे हैं कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अच्छा एनालाइज किया जाना चाहिए एनालाइज करना चाहिए बच्चों की त्रुटियों को। क्यों? तो देखिए, त्रुटियों की जो समझ होती है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाती। अगर आप बच्चों ने गलती कहाँ करी, क्यों करी, रीजंस क्या थे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये बातें आपको अगर समझ में आ जाती हैं तो एक अध्यापक के लिए अपने मटेरियल को क्लास में डिलीवर करना थोड़ा इजी हो जाएगा और उन बच्चों को भी वो समझा पाएगा जिसे पहली वाली क्लास में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया या नहीं समझा पाया, या बच्चे उस सब्जेक्ट को ठीक से नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गलतियों का विश्लेषण तो करना चाहिए। चलिए भैया, 23 में आएंगे कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। जब बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है ना? सिंपल है कि जब कॉन्सेप्ट के मध्य आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, मतलब जो भी सूचनाएं उसको मिल रही हैं उसका हाथे पैर नहीं है, मतलब सूचनाओं के अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना, उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, अलग अलग सूचनाओं को किया जा रहा है। जैसे होता ना कि कुछ बच्चों को शॉर्टकट बड़ा पसंद है, उन्हें वन लाइनर मिल जाए तो उसको रट मारते हैं, लेकिन परीक्षा वन लाइनर से थोड़ी बनता है। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े, अगर आप कभी अपने पिताजी से या माताजी से बात कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सीरीज ऐसा कुछ पहले नहीं चलता था। वो सारे लोग ना टेक्स्ट बुक पढ़ करके ही अच्छा स्कोर कर पाते थे।
और यही कारण है कि उनको उस विषय का बड़ी गहराई से ज्ञान हो जाता था। आजकल बच्चे को तो समय देना ही ना नहीं है ना, नंबर तो उसको 30 चाहिए, पढ़ना उसको कुछ नहीं है। तो इस वजह से सूचनाएं जब अलग अलग इकट्ठा होंगी तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे। फिर आप कहते हो कि मुझे याद नहीं होता, क्योंकि जब सूचनाएं अलग अलग क्षेत्र से होंगी, एक दूसरे में कनेक्टिविटी नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल आपने चीज़ों को नहीं पढ़ा है, आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आप तथ्य को के मूल को जानते ही नहीं हो, तो समस्या ये आएगी कि आप उन्हें आसानी से भूल जाओगे। ठीक है, फिर आप ज़्यादा टाइम देके उसको याद करने में जुटे हो, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों को सीखने में कठिनाई क्यों होती है, और ऊब भी इसी वजह से होती है, जिसके कारण उन्हें लर्निंग को लेकर के मोटिवेशन नहीं बची होती, इवन कह सकते हो कि वो 0 लेवल में चली जाती। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अब बताओ भैया, सीखने का सबसे बेहतरीन स्टेज क्या हो सकता है? देखिए, संतुलित उत्तेजना हो और किसी स्तर का कोई भय ना हो। ठीक है, 25 नंबर में आना, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अब देखो ज्ञान की संरचना में क्या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे क्या करेंगे, एक्टिव पार्ट होंगे, एक्टिव रोल में होंगे। ठीक है, इस पर तो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करे थे। 26 नंबर में आना, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो सिंपल है कि योग्यता सुधारे समझ तो, जो एबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूवेबल है। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन लिखा है, कह रहे हैं कि योग्यता अटल है। अटल नहीं, अटल होती ना तो जन्म से हमारे पास जितना पोटेंशियल था उसी की उतना ही हम खुद को विकसित कर पाते, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि साधारण परिवारों के बच्चे यूपीएससी में टॉप करते हैं, ऐसी स्टोरी आपने बहुत सारी सुनी होंगी, है ना। उसमें से अब्दुल कलाम भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईटी के सेक्टर में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो असफलता अनियंत्रित है, ये तो सब गलत ऑप्शन है, मतलब बहुत बेकार से। 27 को आएंगे, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा वाला संकल्पनात्मक समझ मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव या एम्फसाइज करने में हेल्प करेगा। तो सिंपल है, अन्वेषण और संवाद। अगर बच्चे इंक्वायरीज करते हैं तो उन्हें सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा और उनके ज्ञान के बीच एक कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 को देखेंगे, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति पर कर सॉरी जल्दी हो गया। देखेंगे, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लियो वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। वो खुद से बात कर रही ना, इसलिए। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म पार्ट इनका था भी नहीं। ईगोसेंट्रिज्म तो था तो किसका था? वो तो हमारा पियाजे का था। चलिए 29 नंबर में आएंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? जो मूल्यांकन की पद्धतियां हैं वो क्या तय करती हैं? तो वो क्या तय करेंगी? वो तय करेंगी ऑप्शन नंबर 3 को, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धतियां जो होती हैं वो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की क्या करेगी? पहचान करेगी। 30 नंबर में आएंगे, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप दोगे क्या? सरल है, बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? मतलब बच्चों के विकास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं
उसका मूल कारण क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सिंपल है कि उसका मूल कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता है या पारस्परिक क्रिया है। ठीक है, इंटरप्ले ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपको बहुत ठीक से समझ में आ गए होंगे और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा है। आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए यहीं तक रखेंगे और मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन छोटा सा मेरा काम शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।